नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडेबल सिक्योरिटीज से, साथ ही कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ कुणाल सोढानी भी होंगे जो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेकिन देख लेते हैं फेड के जिस तरह से बयान आए हैं, कमेंट्री, उसको लेकर चिंता बाजार में अभी भी बरकरार है। हालांकि ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी हुई 0.75% की, बाजार में पहले से इसको डिस्काउंट कर चुका था, लेकिन ये ब्याज दरें आगे भी बढ़ती रहेंगी। और अमेरिका में 2023 में जो ब्याज दरें बढ़ने का जो दौर है वो बढ़कर 4.6% तक पहुंचने के संकेत दे दिए गए हैं। और जो ब्याज दरों में कटौती की जो शुरुआत होगी वो 2024 से होगी, यानी काफ़ी वक्त है और ये इस वजह से बाजार में तनाव है। चलिए इस पर फेड चेयरमैन ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। My main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. Longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored, and as I've said, there's no basis for complacency there, but to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price stability. And I guess the third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by this series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events that are not really seen in prior business cycles. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that, it's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. ओके, यानी पॉवेल साहब का बयान है कि आगे भी ब्याज दरें सख्ती रहेगी। उनका पूरा फोकस महंगाई कम करने पर, उनका जो टारगेट है 2% का, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर बाजार पर क्या असर होगा? डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मजबूत होता जा रहा है, 2 दशक की नई ऊंचाई पर है, और उसका नुकसान यहाँ पर रुपए पर भी हो रहा है, क्योंकि रुपए में आरबीआई की तरफ से जो ब्याज दरें बढ़ोतरी का जो सिलसिला है वो वहाँ यूएस फेड के मुकाबले काफ़ी कम है। रेपो रेट अगर इस साल की बात करें 2022 में तो 1.4% ही सिर्फ बढ़े हैं, जबकि वहाँ पर 3% की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। और जो ये डिफरेंशियल है उस वजह से इकोनॉमी को लेकर दिक्कत नहीं है, और डिफरेंशियल की वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, उसका खामियाजा रुपए पर हो रहा है। कुणाल सोढानी जी भी हमारे साथ है। कुणाल, क्या लग रहा है, डॉलर यहाँ से रुपए में और कितनी गिरावट आपको और दिख रही है? क्या 81 का लेवल भी जल्द दिख सकता है क्या? सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। तो यस, मतलब यहाँ से जिस तरह से मूवमेंट हुआ है और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अराउंड 80.13 लास्ट हाई था, 80.13, एंड उसके बाद ये गैप अप ओपनिंग के बाद काफी ऑप्शन सेलर्स जो रहते हैं अराउंड 80 क्वार्टर के आसपास, काफी ऑप्शन सेलर्स खड़े होंगे, उनके काफी स्टॉप्स यहाँ पे ट्रिगर हो गए हैं, जिसकी वजह से हम ऑलमोस्ट 80.65 80.70 लेवल्स तक पहुंच गए हैं। डायरेक्ट आंसर करना आपके क्वेश्चन को, तो 8120 तक डेफिनेटली यहाँ पे स्पेस बनती है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल फेड पॉलिसी में हाईलाइट हुई थी। एक तो ऑब्वियसली जो आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री एंड जो रेट हाई ट्रेजेक्ट्री, उन्होंने क्लियरली काफी हॉकिश स्टांस लिया उस पर, जैसे कि 125 बेसिस पॉइंट और हाइक इसी साल की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एक 75 बेसिस और एक 50 बेसिस ऑलरेडी गिवन हो गया है 2022 में ही। इनफैक्ट 2023 में भी एटलीस्ट 2 रेट हाइक्स उन्होंने कह दी है कि वहां पे भी और 2 रेट हाइक्स हो जाएंगी। सो बेसिकली 24-25 में नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रही है, जो सोच रहे थे लोग कि 2023 सेकेंड हाफ से शायद हो सकती है। सो इसीलिए ये ट्रेजेक्ट्री काफी हॉकिश है, और ये रिएक्शन हमने डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेट अवे देखा। ऑल्सो एट द सेम टाइम जो पुतिन का स्टेटमेंट था कल जो स्पीच के बाद, वो ऑलरेडी यूरो को प्रेशराइज कर चुका था, इसलिए यूरो डॉलर ऑलरेडी कल नीचे आ चुका था। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो फेड की बात हुई उसके बाद तो और प्रेशर बन गया। सो यहाँ से मुझे लगता है कि 8120 तक स्पेस है। 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है। एक, हमें डॉलर सीएनएच पे ध्यान देना चाहिए, चाइनीज युआन पे, बिकॉज जिस तरह से वो मूव हो रहा है वो भी रुपी को एक अनसर्टन जोन में ले आ रहा है, जो काफी लोग उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। 7% के ऊपर चला गया है, कल 705 था, आज 710 आ गया है।
सो दैट इज अनदर रीजन जो प्रेशराइज कर रहा है। आज पर्सनली मुझे लग रहा है कि हैवी इंटरवेंशन मुझे लगता है नहीं होगा, बिकॉज आज रेपो रेट ऑप्शन भी है और ऑलरेडी उन्हें लिक्विडिटी मैनेज करनी होगी। सो पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि आज हैवी इंटरवेंशन शायद नहीं देखा जाएगा, जो रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं अराउंड 80 लेवल्स देखे गए थे। इसीलिए एक स्पाइक इंट्राडे भी 82 तक 80.82 तक आज के आज ही हम देख सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एट दिस पॉइंट इन टाइम। डॉलर इंडेक्स 112.40 तक जा सकता है। यूरो डॉलर की बात करूं तो 0.9750 तक मुझे लगता है, और अगर जीबीपी डॉलर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1.1180 तक मुझे लगता है कि जा सकता है। और डॉलर येन ऑलरेडी 104.45 145.50 तक वहां पे भी स्पेस लगती है। एक एक्सपोर्टर के लिए मेरी यही सलाह होगी कि जैसे मैं पहले भी कहता था कि एक्सपोर्टर रुक सकते हैं, स्टैगर्ड मैनर में हेज कर सकते हैं, और एक इंपोर्टर के लिए जितनी भी बार हमारी मुलाकात हुई हमने यही कहा कि ऑप्शंस को यूज कीजिए एज अ टूल। हम 79.20 17.5 से ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑप्शंस एज अ टूल करके आप हेज करते जाइए अपने आप को। तो ये सलाह मेरी अभी भी रहेगी कि इंपोर्टर्स के लिए ऑप्शन एक सही मायना और सही टूल रखता है मुझे इस पॉइंट पे। एक्सपोर्टर्स धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में हेज करें। ऑब्वियसली टॉप पकड़ने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ से रिवर्स होगा, बट एटलीस्ट अगर हम 20% 30% इस तरह अगर अपने आप का हेज करें तो एक बेटर हेज रेशियो बनता है एक्सपोर्टर के लिए। शुक्रिया कुणाल सुदान जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब कुणाल शाह, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है रुपए में यहाँ से और कितनी गिरावट आपको दिख रही है? रुपये मुझे लग रहा है 82 की ओर जा रहा है, और आज जानबूझ के हम देख रहे हैं कोई इंटरवेंशन नहीं आ रहा है हमारी सेंट्रल बैंक की ओर से। हमने ऑलरेडी मैसिव इंटरवेंशन कर दिया है अभी तक, और उसके चलते हुए रूपी लग रहा था। पर जब सभी करेंसी वीक हो रही है, सो नाउ आज येन देखेंगे, येन 145 है, सो इंडियन करेंसी कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। सो चाइना का युआन देख रहे हैं जो चाइना में चल रहा है। सो इवन हमारी करेंसी ऐसे में अगर अप्रिशिएट होती है या हमारी सेंट्रल बैंक इंटरवेन करती है तो वो एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, बिकॉज वी आर लूजिंग द पैरिटी ओवर हियर। Number 2, so I think RBI would wait for rupee to depreciate further before they do another round of intervention. फंडामेंटल रूपी के कमजोर होते जा रहे हैं, बिकॉज आप अगर देखेंगे कल फेड की मीटिंग के बाद जो एक चीज खुली आ रही है, दैट द डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टू गो अप फर्दर, बिकॉज पावेल साहब ने क्लियरली कहा है कि हमें नहीं मालूम कि रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, बट वी विल कंटिन्यू विद दिस स्पेस। और दूसरा चीज जो उन्होंने कहा है कि जो लेबर मार्केट जो है वो भी खराब होने वाली है, वहां पे हाउसिंग मार्केट है वो भी सॉफ्ट होने वाली है वहां पे। तो ऐसे में जब हमको खुला मालूम है कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होने वाला है, तो रूपी का डायरेक्शनल व्यू ऊपर का ही है। सो मेरी राय में ऊपर रूपी जा सकता है। सो 82 तक के लेवल आपको एक आध महीने में फिर से रूपी टेस्ट करता हुआ देखने मिल सकता है। आफ्टर आरबीआई मीटिंग थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन आएगी, बट ब्रॉडली रूपी इज हेडिंग, द डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू कंटिन्यू। रुपए की गिरावट दोनों ही जानकारों को लग रहा है, दोनों ही कुणाल मानते हैं कि यहाँ से और बढ़ सकती है। अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में क्या अब यहाँ से तेजी लौटने की उम्मीद लग रही है क्या भाविक आपको? क्योंकि क्लैरिटी मिल गई है बाजार को, फेड के बयान भी आ गए हैं, और रेट पर जो फैसला होना था वो बाजार के अनुमान के मुताबिक थी। हालांकि दिन के निचले स्तरों से देखिए अच्छी रिकवरी है, 100 रुपए फिलहाल तेज दिखा रहा है, लेकिन निचले स्तरों से देखिए तो 200 रुपए से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। अब आगे यहाँ से क्या करना चाहिए कुणाल? पहले भाविक आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर में क्या करें इन स्तरों पर? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मुझे लग रहा है कि यहीं से और अगर गोल्ड सिल्वर ऊपर जा सकता है। अगर फेड की मीटिंग से पहले भी अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा स्ट्रांग हो रहा था, और इनफैक्ट यूएस ट्रेजरी यील्ड जो 2 साल और 10 ईयर्स की थी वो भी 14 या 12 साल के हाई के ऊपर थी। फिर भी अगर देखें सोने में तो 1650 का जो एक लेवल था वो मेंटेन कर रहा था, और नया सेलिंग नहीं आ रहा था। और कल हमने जो बैठक में देखा तो ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा सरप्राइज हुआ था, क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि 4 to 4.25 शायद ये साल तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और नेक्स्ट ईयर ज़्यादा बन सकते हैं। बट इनफैक्ट फेड ने बता दिया है कि 4.4% इस बार होगा और नेक्स्ट ईयर में भी 4.6 होगा। तो ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हॉकिश है, तो इसकी वजह से ही हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में नई तेज़ी आई है। बट गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में ज़्यादा वापस से नया सेलिंग प्रेशर नहीं आया, और लास्ट 4 जो रेट हाइक है अगर वो उसकी भी बात करें तो जब भी रेट हाइक आया है तो उसके बाद गोल्ड में एक रिलीफ रैली आई है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी ये रिलीफ रैली कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि
क्योंकि कल के जो सेलिंग है उसके बाद गोल्ड में थम चुके हैं, नई सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रही है। तो आई थिंक, और दूसरा जो रुपए की हमारे यहाँ एमसीएक्स में रुपए की वीकनेस है, तो उसकी वजह से भी गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। तो दोनों में आज के दिन बाय में रिकमेंड करूंगा। पहले गोल्ड की बात करें तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो 49,350 अगर थोड़ा डिप आता है तो बाय कर सकते हैं 49,600 से 700 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 49,150 का। दैट बीइंग सेड, अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि अगर डिप आता है 57,100 के करीब तो 57,800 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 56,750 का। यानी कल से ही एक्सपर्ट्स लगातार दे रहे हैं कि खरीदारी की सलाह, क्योंकि फेड बैठक के बाद लग रहा था कि एक रिलीफ रैली यहाँ पर आएगी, और वो रैली अब यहाँ पर दिख रही है, वो तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। और देखिए करीब 49,100 कल सुबह में इस वक्त था, वहाँ भी खरीदारी की सलाह दे रहे थे जितने भी एक्सपर्ट थे 49,000 के स्टॉप लॉस के साथ, अब 49,500 तक आ चुका है। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से क्या करे और किस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए दोनों काउंटर में? अगर ट्रेडिंग के लिहाज से आपको काम करना है तो आज इंट्राडे का ट्रेडिंग करना है तो मुझे थोड़ा नीचे लग रहा है गोल्ड। आज इवनिंग सेशन तक आपको गोल्ड 49,400 49,350 के रेट ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। 49,550 के आसपास बेच के आप ये रेट पे क्योंकि गोल्ड अभी ऊपर है ओनली बिकॉज ऑफ द करेंसी मार्केट में जो हमने देखा है कि जो मूवमेंट आया है, इंडियन रुपी सीधा 80 से आज 80.60 चल रहा है, तो उसके कारण गोल्ड ऊपर है। बाकी इंटरनेशनल में गोल्ड नीचे जा रहा है, और तो मेरी राय में थोड़ा बहुत और रुपी का मूवमेंट में 10-15 पैसा और वीक होगा ऐसा अज्यूम करके अराउंड 49,550 में सेल करके 49,400 350 में कवर करूंगा। लॉन्ग टर्म गोल्ड में कोई दो राय नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल्ड में ध्यान तेजी का ही है। आप पकड़ के रखते हो गोल्ड, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने में आपको एक बड़ा स्पाइक दिखने मिलने वाला है गोल्ड में। सो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि फेड ने कह दिया है लेबर मार्केट वीक होने वाली है, सो दैट इज वेरी बुलिश फॉर गोल्ड। सो आई थिंक इंट्राडे जैसे मैंने कहा ट्रेडिंग के लिए आप सेल कर सकते हैं, बाकी पोजिशनली इसमें बाई करना है। के लिए सिर्फ आपको सेल करना है, पोजिशनल अगर आपका व्यू है तो आप बाई करके गोल्ड में जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में आज हालांकि अब धीरे धीरे यहाँ भी तेजी बढ़ती जा रही है, $91 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ गया है। कुणाल जी, जिस तरह से रूस की तरफ से बयान आए थे मिलिट्री मोबिलाइजेशन को लेकर, इससे एक बार फिर से तनाव बढ़ा है, क्या इसका फायदा क्रूड को मिलता दिख रहा है आपको? क्या यहाँ से और तेजी आपको लग रही है क्रूड में? देखिए बहुत ट्रिकी होते जा रहा है। एक साइड पे फेड अपने इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली बढ़ाने वाला है, विच इज बेरिश फॉर क्रूड, क्योंकि यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। तो यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो डिमांड ग्रोथ ऑयल का स्लो होगा, और इसके कारण क्रूड नीचे आना चाहिए। और दूसरी बाजू पे रशिया इन्वेजन एग्रेसिव करने वाला है। सो ऐसे हालात में मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा पैनिक में कीजिए। जब ऑयल 6600 6610 के लेवल आए तब बाई कीजिए, मौजूदा लेवल पे बाई करके कोई मतलब नहीं है। मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में करेक्शन आ सकता है, सो 6800 के आसपास आप ऑयल में बिकवाली कीजिए, और 66 70 60 के बीच में आप कवर कीजिए, और 6840 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, ट्रेडर्स के लिए क्रूड में ये सलाह है कुणाल जी की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं खरीफ प्रोडक्शन के जो एस्टिमेट्स आए हैं। 2 हफ्ते पहले जी चंद्रशेखर जी की एक रिपोर्ट थी, वो हमारे साथ हैं भी फोन लाइन पर। सर स्वागत है आपका सबसे पहले। और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सरकार का जो पहला अनुमान आया उसके बिल्कुल आसपास ही है। आपने सबसे पहले लगातार आप अलर्ट कर रहे थे कि चावल उत्पादन इस बार काफ़ी कम रह सकता है, और सरकार ने भी पहले उत्पादन के में ये माना, पहले अनुमान में माना है कि यहाँ से उत्पादन 6% कम रह सकता है। बाकी जो रिपोर्ट थी आपकी कॉटन की हो, पल्सेस हो या तिलहन की हो, बिल्कुल उसी आसपास में जो आपने रेंज दिया था, आपका जो अनुमान था। क्या लग रहा है सर, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, क्या इस अनुमान के आसपास ही उत्पादन होगा खरीफ फसलों का? हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आपका शो में अनाउंस किया है फोरकास्ट का, क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्ट जो सही निकला है, और हमने सरकार को और ट्रेड को क्या बोलूं फॉरवर्ड गाइडेंस दिया था 15 दिन पहले ही। जी। तो उसका फायदा जरूर मुझे लगता है ट्रेड को मिलेगा। अब
ऐसा है कि हमने जो फोरकास्ट दिया था क्रॉप का वो लगभग सही निकल रहा है। सरकार भी मानती चल रही है कि ये हमारा जो अनुमान था सही है। सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये जो गन्ना में सरकार का जो आंकड़ा है प्रोडक्शन एस्टिमेट 4,650 लाख टन का, मैं उससे जरा सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा है और मेरा जो अनुमान है 4,000 से 4,200 लाख टन का मेरा अनुमान है। सरकार के आंकड़े जरा ज्यादा है, 10% ज्यादा है। और ये 10% ज्यादा देने का कारण बताया नहीं है सरकार ने, मगर मैं मानता हूं यूपी में लगभग सूखा जैसा एक हालात था अभी तक, और बिहार में भी। तो उसमें यूपी सबसे बड़ा क्षेत्र है गन्ने के लिए, तो वहाँ उत्पादन जरूर कम होगा और उसमें शुगर कंटेंट, जूस कंटेंट भी कम होगा उसमें। तो इसमें मैं ये जो सरकार के आंकड़े हैं गन्ने का, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। 10% तो कम है। 4,000 से 4,200 लाख टन का मेरा अनुमान है और वही सही निकलेगा। अगला जो एस्टिमेट निकलेगा सरकार का, उसमें वो शायद कम कर देंगे, मगर बाकी चावल हो या दलहन हो, तिलहन हो, लगभग हमारा अनुमान 89 स्वदेश पे हमने दिया था, वो लगभग सही निकल रहा है। बिल्कुल सर, धान देखिए, दलहन तिलहन जो भी सरकार के जो अनुमान आए हैं पहले अनुमान बिल्कुल उससे सटीक है। हालांकि इसमें शुगर को लेकिन आप कह भी रहे हैं कि शुगर उत्पादन अनुमान वो आगे चल के कम कर सकते हैं, और यही वजह है कि शुगर का जो सरकार का अनुमान है वो है 4,650 लाख टन का, और आपका जो अनुमान था वो 4,000 से 4,200 लाख टन का है। लेकिन आपको लग रहा है कि जब सेकेंड एस्टीमेट सरकार जारी करेगी वहां पर इस अनुमान को भी कम किया जा सकता है। लेकिन कॉटन पर बिल्कुल सटीक रिपोर्ट आपकी सर रही है, 335 से 345 लाख टन। आप लगातार पिछले 1 महीने से कहते आ रहे हैं कि इसी आसपास में रहेगा। हालांकि सरकार का जो टारगेट था वो 370 लाख का, लेकिन अब पहला अनुमान जब सरकार का ही आया है वही कम होकर आया है, 342 लाख टन के आसपास का सरकारी अनुमान भी आया है। यानी कॉटन को लेकर जो बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे, कई सारी इंडस्ट्री की भी रिपोर्ट थी कि 370-75 के आसपास रह सकता है, अब सरकार की रिपोर्ट से ही वो खारिज हो रही है वो बातें, उत्पादन कम रह सकता है। आमतौर पर होता है जब अराइवल का सीजन होता है उस समय ही उत्पादन के नंबर इस तरह से बताए जाते हैं कि दाम गिर जाते हैं हार्वेस्टिंग में और किसानों को कम भाव मिलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी, आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपने कम अनुमान जताया था। सर, कॉटन को लेकर अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से किस तरह की तेजी आपको दिख रही है या मंदी दिख रही है? नहीं, मंदी तो दिख नहीं रही है, तेजी आएगा फरवरी महीना का बाद। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सबसे ज्यादा से ज्यादा आवक रहेगा मार्केट में, तो उसमें जरा सा नरमी दिखेगी हमें भाव में। मगर फरवरी से लेकर के फरवरी का बाद मैं बड़ा तेजी देख रहा हूँ हमारा कॉटन मार्केट में। तो ये जो यूजर इंडस्ट्री है, स्पिनिंग मिल हो, जिनिंग प्रेसिंग, टेक्सटाइल मिल हो, उनको मेरा सलाह रहेगा उनको ज्यादा से ज्यादा माल कवर कर लेना चाहिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। इससे 2 फायदा है, एक है किसान का माल बिक जाएगा और दूसरा है यूजर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल रहेगा उनका, तो दोनों के लिए फायदा है। शुक्रिया सर, आपने इतनी बढ़िया रिपोर्ट निकाली और पूरा अनुमान बिल्कुल सटीक उस हिसाब से ही जा रहा है जैसा सरकारी अनुमान के हिसाब से आपने इतना पहले अनुमान ये जारी कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। बेस मेटल्स की बात कर रहे थे भाविक, आपकी टॉपिक क्या होगी मेटल में आज? जी, मेरे टॉपिक एल्यूमिनियम थोड़ी सेल की रहेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम एक वही काउंटर है कि जहाँ पे सारे बेस मेटल के अगर कंपेयर करें तो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि सप्लाई कम है बट फिर भी अभी डिमांड को लेके थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तो एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्ट जो 195.50 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 193 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 197 का। 193 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, ये कमज़ोर लग रहा है इनको, लेकिन 197 का स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा लीजिएगा। कुणाल जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? कॉपर बेच के चलिए, 650 के आसपास कॉपर बेच सकते हैं, 642 का टारगेट और 650, 350 का स्टॉप लॉस। 653 के स्टॉप लॉस के साथ आप कॉपर यहाँ पर बेचने की सलाह है और एल्युमिनियम बेचने की सलाह है भाविक की तरफ से। नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या होगा भाविक?
जी, नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी थोड़ी तेज़ी होगी, हालाँकि इंट्राडे नहीं है, बट अभी भी पोज़िशनली मैं थोड़ा और बुलिश हूँ। तो नेचुरल गैस आई थिंक वाया ऑप्शन मुझे लग रहा है कि बाय कर सकते हैं, कि जहाँ पे 700 का जो कॉल है, जो 21 अक्टूबर का है, अराउंड 38 चल रहा है, तो वो ऑप्शन बाय कर सकते हैं 55-60 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 25 का। और आई थिंक ये कॉल जो है वो 1 से 2 वीक के लिए, मुझे लग रहा है कि 1 से 2 वीक में नेचुरल गैस में वापस तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या होगा कुणाल जी? क्या लग रहा है जिस तरह की बयान यूएन में आए हैं जेलेंस्की की तरफ से और फिर रूस की तरफ से जो लगातार बयान आ रहे हैं, क्या इसका फायदा नेचुरल गैस को मिलेगा और वापस से फिर से तेजी दिखेगी? जी नहीं, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत प्रेशर में ही रहने वाला है। कल यूएस का डिमांड आउटलुक खराब हो गया है गैस का। अभी आगे भले विंटर सीजन है, तो अभी सेंटिमेंटली गैस आज भी मुझे लग रहा है नीचे आएगा। 630 के आसपास बेचना चाहिए, 618 के टारगेट के लिए, और 636 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शुक्रिया कुणाल जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप